Hi everyone, welcome back to my channel. Let's dive into the second chapter of Freen Becky's new series Cranium. बुसाया ने आज कई बार गहरी सांस ली थी। वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की रिलैक्स्ड जिंदगी को मिस कर रही थी, खासकर वो मोमेंट्स जब थका देने वाली क्लासेस के बाद आराम मिलता था। अब फिनिया के साथ टेंट शेयर करना एक अलग ही लेवल का टेंशन था। ऐसा लग रहा था कि उसका कर्मा उसके साथ हिसाब बराबर कर रहा था। टेंट के सामने लगे लेबल पर उसकी नजर गई। ये उनके अकोमोडेशन के लिए था, जो इंसिडेंट साइट से 200 मीटर्स दूर बनाया गया था। 8 टेंट्स में से बुआ के टेंट पर लगे लेबल पे लिखा था डॉक्टर बुसाया मैतीन, लेकिन उसके नाम के नीचे लिखा दूसरा नाम उसे परेशान कर रहा था, डॉक्टर फिनिया थानानोंट। ये साफ था कि फिनिया ने अपनी टैंट्रम्स और डिसअपीयरेंसेस के बावजूद ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। फिनिया भी बुआ की तरह फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशलाइज करती थी, लेकिन प्रोफेसर उसे फील्डवर्क के लिए अक्सर बाहर भेजते थे, जहां आर्कियोलॉजी और सिविलाइजेशन से जुड़े डिस्कवरीज होते थे। इससे फिनिया को हिस्टोरिकल ह्यूमन सिविलाइजेशन का काफी अनुभव था। बुसाया ने हार मानते हुए लंबी सांस ली। तभी पीछे से फिनिया बड़े लगेज के साथ आई और जानबूझकर उसके कंधे से टकराई। बुआ का दिल किया कि अपना पैर आगे कर दे, ताकि फिनिया मुंह के बल गिर पड़े, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने दिनों से गायब हो और अब तक बेसिक ह्यूमन मैनर्स नहीं सीख पाई। बुआ ने उसे गिराया तो नहीं, लेकिन ये कहने से खुद को रोक भी नहीं पाई। फिनिया ने गुस्से में पलटकर उसे देखा और उसके शर्ट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बुआ ने उसका हाथ झटक दिया। फिनिया के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान थी और उसकी नजरें बुआ के होठों पर टिक गई। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा माउथ भी तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितना ही स्मार्ट है। जरा इन प्रिटी लिप्स का ध्यान रखना। फिर उसने एरोगेंटली कहा, मैं एंट्रेंस के पास वाले बेड पर सोऊंगी, तुम अंदर सोना। बुआ ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और टेंट के सामने बैठकर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। उसने प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक रहे और धीरे धीरे मिट्टी को अपनी मुट्ठी से गिरा दिया। नई जगह पर काम शुरू करने से पहले लोकल गार्डियन स्पिरिट से परमिशन मांगने का ये उसका तरीका था, लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि लक उसके साथ नहीं था। फीनिया फिर से वहां आई और पास से गुजरते हुए बोली, लोटस पर्ल, मैं डिनर लेने जा रही हूँ। ये वो निकनेम था जो उसने यूनिवर्सिटी के दौरान बुआ को चिढ़ाने के लिए दिया था। बिना पीछे देखे वो एरिया से निकल गई। बुआ ने तय किया कि इस बार वो कोई जवाब नहीं देगी, क्योंकि इस ड्रामा को खींचने से उसका समय और एनर्जी दोनों बर्बाद होते। ये फिनिया थी, जिसका टेम्पर इतना अनप्रेडिक्टेबल था, जैसे मानो उसकी बुद्धि ने पूरी तरह विकास करने से इनकार कर दिया हो। जब उसने फिनिया को टेम्पररी कैफेटेरिया की ओर जाते देखा, तो बूसाया टेंट में गई और अपना स्लीपिंग बेड अरेंज करने लगी। सोना उसकी फेवरेट एक्टिविटी थी। दिन भर बुआ ने बोन्स की सॉर्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत की। उसने स्टाफ को निर्देश दिया कि शवों को साइट पर वैसे ही छोड़ें और उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए लेबल्स और टेप्स का इस्तेमाल करें। ये टीडियस प्रोसेस था, लेकिन जरूरी। इसके बाद प्रोग्राम मेजरमेंट्स और अपीयरेंसेस की मदद से हर एक विक्टिम के पर्सनल हिस्ट्री से कंपेयर करना था, ताकि उनकी आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर पुलिस को हैंडओवर किया जा सके। साथ ही प्लेन क्रैश की वजह पता लगाने के लिए बाकी टीम्स ब्लैक बॉक्स ढूंढने में जुटी थी। दोपहर में जब बुआ और फिनिया के बीच बातचीत हुई, तो उसने जाना कि प्लेन अचानक कांटेक्ट खो बैठा और रेडर से गायब हो गया। उन्हें प्लेन क्रैश का पता तब चला जब लोकल्स ने डिस्ट्रेस कॉल किया। जब वे साइट पर पहुंचे, तो उन्होंने प्लेन के wreckage और विक्टिम्स के स्कैटर्ड रिमेन्स पूरे एरिया में देखे। गनीमत रही कि कोई और कैजुअल्टी नहीं हुई, वरना हालात और भी खराब हो सकते थे। बुआ को फिनिया का अचानक यहाँ आना खटक रहा था। ये समझ पाना मुश्किल था कि डॉक्टर फिनिया उससे इतनी चिढ़ी हुई क्यों थी। डॉक्टर निस्सरा किसी के साथ अनफेयर नहीं थी, लेकिन अगर होती तो बुआ को लगता कि वो फिनिया को उससे ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि फिनिया को अक्सर फील्ड वर्क्स के लिए अब्रॉड भेजा जाता था। फिनिया ने डेंजरस रूट्स और फील्ड वर्क का काफी एक्सपीरियंस हासिल किया था। फिर भी वो बुआ जैसी ऑर्डिनरी लड़की से परेशान क्यों थी?
इसका कोई सही जवाब नहीं था। बुआ ने सोचा कि फिनिया से दूर रहना ही सही होगा और इसीलिए उसने डिनर से पहले शावर का प्लान बनाया ताकि फिनिया का सामना न करना पड़े। उसने लंबी सांस ली और खुद को तैयार किया क्योंकि यहाँ उसका काम अभी काफी लंबा चलने वाला था। दिन का पहला शावर लेने के बाद बुआ ने कैफेटेरिया जाने का इरादा छोड़ दिया। एक स्टाफ ने कहा कि ये मील बॉक्स तुम्हें देना है, शायद इसलिए कि तुम बार बार टाल रही हो और अब कैफेटेरिया बंद होने वाला है। वैसे ब्रीफिंग को कल सुबह तक पोस्टपोन कर दिया गया है। आवाज की ओर देखते हुए बुआ ने देखा कि फिनिया बेड पर बैठी थी। उसने अपने बेड पर रखा मील बॉक्स, पानी की 2 बॉटल्स और पास में रखा नेम टैग देखा जो इस ऑपरेशन के लिए दिया गया था। फिनिया ने मील बॉक्स अनपैक करना शुरू कर दिया। बुआ ने चुपचाप अपना मील उठाया और टेंट के बाहर चली गई। उसे शांत जगह चाहिए थी जहां वो बैठकर खा सके और अगले दिन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सके। विक्टिम्स की पहचान करना बेहद मुश्किल काम था। एक्सप्लोजन, इम्पैक्ट और फायर के कारण बॉडीज जगह जगह बिखरी थीं। कुछ विक्टिम्स इतने बैडली डैमेज थे कि उनकी पहचान नामुमकिन थी। सभी बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर परिवारों तक पहुंचाना असंभव था। बुआ ने अंदाजा लगाया कि इस काम को खत्म करने में 2 हफ्तों से ज्यादा का समय लगेगा। फिर भी उसने दिल से दुआ की कि काम जल्दी पूरा हो ताकि फिनिया के साथ ज्यादा समय न बिताना पड़े। उसे डर था कि अगर ये इंटरैक्शन लंबा चला तो उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। फिनिया के साथ हर इंटरैक्शन हमेशा बुआ की एनर्जी ड्रेन कर देता था। ये यूनिवर्सिटी डेज से ही होता आया था। फिनिया की सार्कास्टिक आवाज और ताने सुनना उसके लिए अनबेरेबल हो गया था। शायद यही वजह थी कि उनके एडवाइजर ने अक्सर फिनिया को विदेश भेजा। लेकिन ये भी सच था कि फिनिया एक बेहद टैलेंटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी और उनके एडवाइजर को इसका पूरा अंदाजा था। देश में डिसेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की कमी थी। कम पेमेंट, कठिन जॉब्स और कोई प्रेस्टीज नहीं। ये एक ऐसा फील्ड था जो अक्सर लोगों की नजरों से दूर ही रहा। इस इंसिडेंट में भी विक्टिम्स के पीछे बस डैमेज्ड स्केलेटन्स या कुछ बोन्स ही बची थी। किसी को इन पार्ट्स की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें थी। बुआ टेंट से बाहर निकली। वो किसी से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए डिनर के लिए कोई शांत जगह ढूंढी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मौसम ठंडा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी समर ब्रेक पर हो। लेकिन प्लेन का मलबा और विक्टिम्स बॉडी पार्ट्स ने उसकी ये फीलिंग खत्म कर दी। साइड से आती फुटस्टेप्स ने बुआ का ध्यान खींचा। उसने जब मुड़कर देखा तो सामने फिनिया खड़ी थी। उसने सोचा, क्या किस्मत उसे थोड़ी भी राहत नहीं दे सकती? फिनिया को अपनी ओर आते देख बुआ ने कहा, मैं थकी हुई हूँ और नींद में हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने दो। मुझ में अभी तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है। फिनिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं बस बताने आई थी कि अपना ध्यान रखना और देर तक बाहर मत रहना। बुआ ने राइस का एक स्पून उठाकर मुंह में डाल लिया। पूरे दिन की थकान ने उसकी भूख और खाने का स्वाद खत्म कर दिया था। वो फिनिया से बहस करने की एनर्जी भी नहीं जुटा पा रही थी। बुआ ने नाराजगी से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये कहकर फिनिया चली गई। अंधेरे में वो जल्दी ओझल हो गई, लेकिन बुआ की आंखें उसे फॉलो करती रहीं। खाना खत्म करने के बाद बुआ वहीं थोड़ी देर तक बैठी रही। ये पहली बार था जब वो ग्रेजुएशन के बाद इंस्टीट्यूट से बाहर निकली थी। भले ही ये अर्जेंट ड्यूटी थी जो उसके प्रोफेसर ने असाइन की थी, लेकिन फिनिया की अनएक्सपेक्टेड मौजूदगी ने उसे परेशान कर दिया था। उसे नहीं पता था कि फिनिया को यहाँ किसने बुलाया। अगर उसके एडवाइजर ने बुलाया होता तो उसे पहले से पता होता। फिर भी उसे इस बात से राहत मिली कि फिनिया के अनुभव से काम जल्दी खत्म होगा। जिसने भी उसे यहाँ बुलाया था उसने सही फैसला किया था। अगर बुआ को इंस्टीट्यूट के बाहर किसी एक्सपर्ट का नाम लेना होता तो वो फिनिया का ही नाम लेती। बुआ बस उम्मीद कर सकती थी कि उसकी पुरानी क्लासमेट उसे ज्यादा परेशान नहीं करेगी। उसने कुछ देर और टेंट के बाहर बैठकर अपने दिमाग को शांत किया और फिर टेंट में लौटने का फैसला किया। अगले दिन सुबह उसे जल्दी उठकर अपना काम शुरू करना था। उसने प्रार्थना की कि उसकी पहली फील्ड वर्क
एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर बिना किसी रुकावट के स्मूथली चले। लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि शायद ऐसा होगा नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है, और मेरी वीडियो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट।